Good afternoon, student. Today we have to start the second part of our scope of financial services. लास्ट टाइम पे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बताए थे। स्कोप दो तरीके से मेनली डिवाइड हो रहे थे। एक ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ के अंदर स्कोप डिवाइड हो रहे थे। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ एंड टुडे वी हैव टू टेक मॉडर्न एक्टिविटीज़। ये मॉडर्न एक्टिविटीज़ हमें देखना है। एक ज़रा ब्रीफ देखने का लास्ट टाइम पे क्या देखा था। लास्ट टाइम में मैंने बताया था ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ थी। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ के दो टाइप्स बता रहे थे, दो ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड कर रखा हुआ था। एक ग्रुप जो था वो था फंड बेस्ड एक्टिविटीज़, दूसरा ग्रुप था नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़। फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में सारे वो बातें हो रही थी कि जहाँ पर जो है वो हमें जो भी हम ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प कर रहे थे वो फंड्स दे करके उनको हेल्प कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो अंडर राइटिंग था, डीलिंग था सिक्योरिटी मार्केट में, या पार्टिसिपेशन था, या जो भी था। नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज में क्या था कि बिजनेस के कभी कभी सर्टिफिकेट, कभी लाइसेंस, ये जो था दिलाने की भी जो था वो काम करना पड़ रहे थे। ये चीज़ें थी जो कि हमने ये 4 पॉइंट में देखा था कि या तो कैपिटल इश्यूज उनके सॉल्व करना, या अरेंजमेंट्स उनके कुछ सॉल्व करना, या एग्रीमेंट्स जो है वो उनके लिए बनाना, या असेसिंग के जिससे कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस या गवर्नमेंट के द्वारा हम जो है लाइसेंस उनको प्रोवाइड करा सकें। इसके बाद था हमारे पास मॉडर्न एक्टिविटीज़। मॉडर्न एक्टिविटीज़ आज हमें लेना है मॉडर्न एक्टिविटीज़ से। मॉडर्न एक्टिविटीज़ में क्या क्या होने लगा है आज की डेट पर। हमें देखना होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस का, फर्म्स का, कि वो आज के अकॉर्डिंग अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है वो बिजनेस फर्म्स को हेल्प दे सकें। तो बताना है बेसाइड ट्रेडिशनल सर्विसेज द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रेंडर इन्यूमरल सर्विसेज इन द रिसेंट टाइम। कह रहे हैं बहुत तरीके से जो था वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हेल्प कर रही हैं। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ के अलावा देखें तो किस तरीके से हेल्प कर रही हैं वो देखना चाहेंगे हम। मोस्ट ऑफ देम आर इन द नेचर ऑफ नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो है वो ये क्या एक्टिविटीज़ है, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ है। इन द in the view of the importance, these activities have been discussed in brief under the head new financial product and services. However, some of the modern service provided by them are given as in brief here under। क्या है, कुछ सर्विसेज यहाँ पे जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ की जो प्रोवाइड करी जा रही हैं वो यहाँ पे लिख करके दिखा दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो हम 12, 13, 14 सर्विसेज जो है वो यहाँ पे दे रखी हुई हैं जो यहाँ पे मॉडर्न एक्टिविटीज़ के अंदर है। फर्स्ट एक्टिविटी देखें तो उसमें क्या है, रेंडरिंग प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विस। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं कि विच प्रोडक्ट will be suitable according to your funds available, according to your geographical region, according to your country's economic policy or political policies। इस तरीके से उनको बताते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, चला सकेंगे आप। हो सकता है जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट अलग हो सकते हैं, कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट अलग बनाए जा सकते हैं, या फिर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या हेल्प दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। काय की एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट चलाया जा सके। Project report tells the raising of funds for starting the project with necessary government approval। जो necessary government approval के साथ साथ उनको start करके दिया जा सके, कराया जा सके, उनकी हेल्प कराई जा सके। नेक्स्ट और क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट बताना है स्टेप। आजकल ऐसे भी स्टेप होने लगे हैं, प्लानिंग फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड अराइजिंग फ्रॉम देयर स्मूथ कैरी आउट। क्या करते हैं कि नया बिजनेस को नहीं स्टार्ट करना बता करके ये कहते हैं कि आप कोई बिजनेस को ही खरीद लें, आप कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद लें। इस तरीके से तुम लोगों ने बहुत देखा होगा कि बोला जाता है कि चलता हुआ बिजनेस खरीद लें, ना कि नया बिजनेस को सेटअप करा जाए। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है वो नहीं है, जैसे कि अगर देखें तो रिलायंस जियो पहले जो था वो इसमें टेली कम्युनिकेशन में नहीं था। अनिल अंबानी की ही कंपनी थी टेली कम्युनिकेशन में, तो उसने जो था वो एकदम से सेटअप जो था वो करा इसमें रिलायंस जियो में जो था वो आ गया। दूसरी कंपनीज ने फिर देखा कि ये बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में आ गया, तो उन्होंने क्या करा,
उन्होंने छोटी मोटी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया जो टेलीकम्युनिकेशन। तो ये मर्जर और एक्विजिशन जो है कर लिया जाता है कि मर्जर एक्विजिशन कर लेते हैं दूसरे नेचर्स की कंपनीज को। बिजनेस ना के नया चालू खुद करें, किसी का चालू हुआ हुआ बिजनेस, स्टार्ट हुआ हुआ बिजनेस उसको खरीद सकें। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, गाइडिंग कॉर्पोरेट कस्टमर्स इन कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। और क्या करते हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को यानी कंपनीज को, फर्म्स को गाइड करते हैं। काय में गाइड करते हैं, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करने में। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कैपिटल को दोबारा से कन्वर्ट करना, दोबारा से उसको बनाना। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल के शेयर्स जो है वो 10 10 रुपीज़ के, 10 10 रुपीज़ के हैं, तो उन 10 रुपीज़ के शेयर्स को हो सकता है कि हम 100 रुपये का शेयर बना देंगे और उनके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ शेयर जो है वो कम हो जाएंगे इस तरीके से देखें तो। या फिर हम जो है या फिर हम जो है क्या करें कि कोई अगर क्रेडिटर्स हैं, उन क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है उन क्रेडिटर्स का पेमेंट उनसे कहें कि भाई इसको डेफर कर दें या फिर इसको कम कर लें। या और दूसरी कैपिटल्स होती हैं, या फिर हमारे पास फिक्स एसेट्स होती हैं। उन फिक्स एसेट्स को री एवेलुएट कर लेते हैं। री एवेलुएट में क्या होता है कि मान लो कि हमारी बिल्डिंग पड़ी है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई, और हम उस पुरानी बिल्डिंग के जो है वो माने रखे हुए हैं कि 50 लाख की हमारी बिल्डिंग है, जबकि वो पुरानी बिल्डिंग हो गई, उसको रिफर्निश करने के लिए या उसको डेकोरेट करने के लिए या उसमें रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, और हम यहाँ पे बिल्डिंग को लगाए पड़े 50 लाख का, तो हम बिल्डिंग की कॉस्ट को कम कर लेते हैं कि बिल्डिंग को जो था वो कम करके जो है वो इवेल्युएट कर लिया जाए, कम इवेल्युएशन उसका कर लिया जाए। ऐसी मशीनरीज का होता है कि मशीनरीज को जो है इवेल्युएट कम कर लेते हैं, दूसरी जो हमारे पास चीज़ होती है उनको भी कम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग भी जो है वो करने की हेल्प दी जा रही है आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है assessing as trustees, सॉरी एक्टिंग एज ट्रस्टीज टू द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, तो उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए जो है क्या करा जाता है, उनको एज अ ट्रस्टी जो है वो एक्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहता है कि वी आर द ट्रस्टीज, वी आर द ट्रस्टी मेंबर्स फॉर यू। आप घबराएं नहीं, आप अपना पैसा लगाएं अपने इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस में जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो एज अ ट्रस्टी बन जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डिवेंचर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, recommending suitable changes in the management structure and management style with a view to achieve better result। क्या रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुइटेबल चेंजेस इन द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट में किस तरीके से हम चेंज करें, क्या हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है, क्या फुल टाइम डायरेक्टर का ही होना ज़रूरी है, क्या हम पार्ट टाइम डायरेक्टर से काम चला सकते हैं, या और दूसरी सीनियर पोजीशंस पर कहाँ-कहाँ पर लोगों का होना ज़रूरी है। कुछ मैनेजमेंट की जो पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस को हम इस तरीके से चेंज करा देते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल फुल टाइम डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, इतना कंपनी बेयर नहीं कर पा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो है पार्ट टाइम डायरेक्टर जो है रखवा दें, कंपनी को पार्ट टाइम डायरेक्टर जो है वो रखवा दिया जाए। तो इस तरीके से जो था वो रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 6 में बता रहे हैं स्ट्रक्चरिंग द फाइनेंशियल कोलैबोरेशन या फिर और जॉइंट वेंचर बाय आइडेंटिफाइंग सुइटेबल जॉइंट वेंचर पार्टनर। ये क्या करती हैं, जिस तरीके से ऊपर हमने अभी देखा था कि मर्जर एक्विजिशन का पॉइंट आ रहा था पॉइंट नंबर 2 में, उसी तरीके से कंपनीज क्या करती हैं कि आपको अगर कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट को खुद अकेले नहीं चला सकते, खुद अकेले जो है उसको नहीं जो है वो डील कर सकते, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आपको कोलैबोरेशन करा करके देती हैं। कोलैबोरेशन किन से करा के देती हैं, दूसरी कंपनीज के साथ में जो है कोलैबोरेशन करा के देती हैं कि आप अपना जॉइंट वेंचर इन कंपनीज के साथ लगा लें और इन कंपनीज के साथ अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई जो प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर। तो
तो ये भी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट जो है प्रोवाइड कराते हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कराते हैं ये सारी एक्टिविटीज़, ये मॉडर्न एक्टिविटीज़ जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7, रिहेबिलिटिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग 6 कंपनीज। रिहेबिलिटिंग कैसे कहते हैं? रिहेबिलिटेशन कहते हैं दोबारा से कंपनी को कंस्ट्रक्ट करना। कंपनी अगर कोई सिक कंपनी है, सिक कंपनी बोलते हैं बीमार कंपनी को, जो कि कंपनी बहुत ज़्यादा वीक चल रही है और उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, तो उसको क्या करें, वापस रिस्ट्रक्चर कर दें, ओवरहॉलिंग उसकी कर दें। कंपनी की ओवरहॉलिंग या रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से होगी? कंपनी की ओवरहॉलिंग या रिस्ट्रक्चर मैंने अभी ऊपर बताया कि जैसे यहाँ पे आया था कैपिटल पॉइंट आया था कैपिटल रिस्ट्रक्चर का, कि कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करा जाए। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है रिहेबिलिटेशन या फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक कंपनी। जो सिक कंपनीज होती है उनको पूरे तरीके से क्या करते हैं, उनमें जो फालतू पड़ी हुई एसेट्स जो कि हमारे लिए जो है वो एक फालतू में जो है वो कुछ ना तो हमारी हेल्प कर रही है, ना ही हमें जो है वो कोई फ़ायदा दे रही हैं, उनको हटा देते हैं। ओवर वैल्यूड एसेट्स को नीचे ले आते हैं। जो क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ बनी हुई होती हैं, उन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम उन लाइबिलिटीज़ होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करें कि हमें कुछ टाइम दें, कि हम आपका कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर सकें। उसके लिए क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि वो 10 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो उनसे एग्रीमेंट करा जाता है कि 10 करोड़ की लाइबिलिटी का मैं पेमेंट नहीं कर सकते, तो हम इसमें जो है वो उस लायबिलिटी को कम कराने का एग्रीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 7 करोड़ या 6 करोड़ ही पे कर सकते हैं, हम लेकिन अपने आप को री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट जो है वो करते हैं जिससे कि कंपनीज को सिक इंडस्ट्रीज को दोबारा से चलने का मौका मिल सके। अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाएंगी तो फिर नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन सेक्टर को नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है वो ऐसा करा जाता है। और क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विस के नाम पर हेजिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को क्या करते हैं, हैच कर लेते हैं। हैच का मतलब सिक्योर करना। क्या करते हैं, रिस्क को हैच कर लेते हैं, यानी हैच का मतलब होता है सिक्योर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, या फिर शील्ड बोलते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे क्या करता है, रिस्क ड्यू टू एक्सचेंज। कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं? ड्यू टू एक्सचेंज रेट रिस्क। जैसे कि जब हम ओवरसीज ट्रेडिंग करते हैं, तो ओवरसीज ट्रेडिंग करने के टाइम पर हमको जो डीलिंग जो करी जाती है वो अपनी करेंसी में ना करके हम इंटरनेशनल करेंसी में या दूसरी नेशन की करेंसी में हम डील करते हैं। तो वहाँ पे रिस्क जो है ये एक्सचेंज रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक्सचेंज रेट के रिस्क को जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हैच करते हैं, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को हम बेयर करेंगे, ये हम आपको जो है वो हैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे डॉलर है, डॉलर के रेट इस टाइम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसमें ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक कोई पर्टिकुलर रेट आपको बता देंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइम 76 पॉइंट समथिंग का डॉलर चल रहा है, तो हम उसको जो है वो बता देंगे कि भाई ये डॉलर तो बढ़ते चला जा रहा है और नेक्स्ट मंथ में और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, डॉलर के एक रेट फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के 76 से ऊपर अगर होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपको जो है वो लॉस बियर करेंगे, हम आपका एक्सचेंज रेट जो है बियर करेंगे। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज रेट में जो है वो बियर करना हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी जो है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता चला जाता है। तो कंपनीज को इससे क्या होता है कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल आज इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने जो कैपिटल जो बोरो करी है वो 10% का है, और कल को अगर वो इंक्रीज होकर 10.5 हो जाए, 11 हो जाए, तो इन कंपनीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर को नुकसान होता है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर उनको हैच करती है, रिस्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं कि 10% का रेट अगर 11% हो, आप चिंता ना करें, वी विल agreed upon somewhere between this। फॉर एग्जांपल 10 से 11 अगर हो जाए तो वो एक अपने रेट पर क्या कहते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 10.5
उन्होंने फिक्स कर लिया कि 10.5 तक का हम जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं, इसके ऊपर जो भी जाएगा तो वो हम यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी जेब से जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, आपको जो है वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे और कौन से रिस्क प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिस्क। तो इकोनॉमी में कुछ भी जो है वो चेंजेस हो, कुछ भी उथल पुथल हो, इसका रिस्क भी जो है वो हैच करते हैं कि हम जो है वो इकोनॉमी कहीं भी जाए हम आपको जो है वो रिस्क देते हैं। और एक और अगला रिस्क है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो कुछ भी हो, जिस ओवरसीज कंट्री के साथ में आप जो है ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो जो हैचिंग या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये कैसे कराते हैं लिखा हुआ इन्होंने बाय यूजिंग स्वैप। स्वैप हमने पीछे पढ़ा था कि स्वैप क्या होता है, एंड अदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट, दूसरे डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है करा जाता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी बताए थे तभी हमने कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। नाइन्थ पॉइंट है इसमें, नाइन्थ पॉइंट में कह रहे हैं मैनेजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज। लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो खुद ले लेते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट 10th पॉइंट बता रहे हैं इसके अंदर, अंडरटेकिंग रिस्क मैनेजमेंट सर्विस लाइक इंश्योरेंस सर्विस। रिस्क मैनेजमेंट सर्विस ले लेते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस की जिम्मेदारी हमारी, आप जो है वो कोई भी किसी तरीके का भी इंश्योरेंस हो हम जो है देते हैं। मान लो कि अगर हमें गुड्स ट्रांसफर करनी है वन प्लेस टू अनदर, तो उसकी भी इंश्योरेंस की सर्विस की जिम्मेदारी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ले लेते हैं। बायबैक का ऑप्शन का भी जिम्मेदारी जो है वो यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, सॉरी पॉइंट नंबर 11 है एडवाइजिंग द क्लाइंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स। और क्लाइंट को क्या सपोर्ट दे रहे हैं, क्लाइंट को एडवाइस करते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स, यानी बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेगा, क्या हम इक्विटी से फाइनेंस करा लें या बैंक के लोन ले लें। ये खुद वो नहीं समझ पा रहे हैं, डिवेंचर से फाइनेंस कराएं, कहाँ से फाइनेंस कराएं, ये उनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा है। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनके वो कितनी लगेगी ये उनकी समझ में नहीं आता है, वो नहीं ऐसा सोच पाते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वही हेल्प करते हैं कि आप जो है वो कौन सी कैपिटल, कौन सी सोर्स ऑफ फंड्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, ये भी वो बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, कह रहे हैं इसके अंदर guiding the clients in the minimization of cost of debts। कॉस्ट ऑफ डेट्स को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकें, कॉस्ट ऑफ डेट्स या कॉस्ट ऑफ लोन्स किस तरीके से कम 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 करा जा सके, इस चीज़ पे भी जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशो, ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशो किस तरीके से डिटरमाइन कराई जा सके, इसमें भी हेल्प कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसमें कह रहे हैं अंडरटेकिंग सर्विस रिलेटिंग टू द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि कोई अगर क्लियरिंग सर्विस है तो उसमें हेल्प करते हैं, कोई अगर रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र की कोई सर्विस है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, कोई अगर सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़ है कि सिक्योरिटीज़ कौन सी रखाई जाए उसमें भी हेल्प करते हैं। कलेक्टिंग मेरा फोन में कनेक्शन बंद कर दिया है।